हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग बेसिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 6 करेंगे। तो आज के लेक्चर में मैं कुछ टर्म्स आपको बताने वाला हूं, दैट इज आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो ईस्टर, आइसो डाइफर। ठीक है, तो ये बेसिक है। बेसिक केमिस्ट्री में वो सारी पॉइंट को हम लोग स्टडी करते हैं जो हेयर एंड देयर यूज होती रहेंगी, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चाहे वो 11th हो या 12th हो, हर जगह वैसी टर्म जो बार बार यूज होती रहती हैं उसे हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो जिन बच्चों का छूटा हुआ है वो पीछे वाले लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो असाइनमेंट्स जैसे DPP 1 और इसका थ्योरी, बेसिक्स का जो थ्योरी अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वो ऐप के अंदर अवेलेबल है ना। ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर अवेलेबल है क्या, तो थ्योरी अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसका सीट, PDF सीट और असाइनमेंट। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम टर्म्स में। तो सम टर्म्स में फर्स्ट वन आइसोटोप। फर्स्ट वन इज आइसोटोप। तो व्हाट इज आइसोटोप? ये आइसोटोप क्या है? तो आइसो मीन्स सेम, टोप मतलब एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। तो व्हाट इज आइसोटोप्स? आइसोटोप्स क्या हैं? तो वैसे एटम जिसकी एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। तत्वों के वैसे परमाणु, मतलब वैसे परमाणु, एक तत्व के वैसे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप। तो आइसोटोप क्या है? तो एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर but different mass number is called आइसोटोप। हिंदी में कहते हैं समस्थानिक। तो यह समस्थानिक क्या है? तो जो पीरियोडिक टेबल में अपना स्थान नहीं बदलता है, एक ही स्थान पर रहता है, मतलब जिसकी एटॉमिक नंबर सेम रहती है। तो आइसोटोप क्या है? एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप। वैसे एटम जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो उसे हम आइसोटोप कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। इसके पॉपुलर एग्जाम्पल, तो इसके सबसे इसके जो मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल हैं वह है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज द 1H1 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। 1H1 जिसे हम लोग कहते हैं प्रोटियम, 1S2 जिसे हम कहते हैं ड्यूटेरियम एंड 1S3 जिसे हम कहते हैं ट्राइटियम। 1H1 दैट इज द प्रोटियम, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोटियम। 1S2 जिसे हम लोग कहते हैं ड्यूटेरियम और 1S3 जिसे हम लोग कहते हैं ट्राइटियम। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, 1H1, 1S2, 1S3, नीचे में एटॉमिक नंबर, ऊपर है मास नंबर, नीचे में एटॉमिक नंबर, ऊपर है मास नंबर, नीचे में एटॉमिक नंबर, ऊपर है मास नंबर। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स 1H1, 1S2, 1S3। लेकिन जनरली आप कहिएगा जी हाइड्रोजन की एटॉमिक मास 1 ले ली जाती है। अगर आपको कहें हाइड्रोजन मतलब क्या आप समझते हैं? 1H1, ऐसा क्यों?
तो नेचर में जो हाइड्रोजन पाया जाता है, नेचर मतलब प्रकृति में जो हाइड्रोजन पाया जाता है, हर जगह हाइड्रोजन, हम में, तुम में, खड़े खम में, पानी पीते उसमें हाइड्रोजन, जितने भी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, हर चीज में हाइड्रोजन। तो उसमें मेनली कौन से हाइड्रोजन है? तो 1H1। 99.9% हाइड्रोजन जो नेचर में है वो 1H1 है, और इसकी वेरी स्मॉल, और इन ट्रेसेस ये 1H3 इन ट्रेसेस, ट्रेस मतलब नाम मात्र का है, ये रेडियो एक्टिव भी होती है, रेडियो धर्मी भी होता है। 1H1, 1H2, 1H3। तो नेचर में जो भी हाइड्रोजन पाई जाती हैं उसमें मेनली कौन सी हाइड्रोजन पाई जाती है? तो 1H1। इसे जब भी हमें कहा जाता है कि हाइड्रोजन लीजिए जी, तो हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन की एटॉमिक मास कितनी? तो 1 का देते हैं। क्यों? क्योंकि नेचर में जो भी हाइड्रोजन पाई जाती हैं वो मेनली कौन सी हैं? तो प्रोटियम। तो देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज द प्रोटियम, ड्यूटेरियम। प्रोटियम मतलब P से आप कह सकते हैं, ड्यूटेरियम को कैपिटल D से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ट्राइटियम को कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ध्यान, ये नीचे में लिखा होता है एटॉमिक नंबर। तो प्रोटियम की एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब से प्रोटॉन की संख्या 1 है। मास नंबर 1 है, तो मास नंबर मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या मिलाकर 1 होगी। तो यहां पर प्रोटॉन की संख्या अगर हम लोग 1 पुट कर दें तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 0 हो जाएगी। उसी तरह से यहां पर आइए, नीचे में एटॉमिक नंबर लिखी हुई है, मतलब प्रोटॉन की संख्या इसमें कितनी? तो 1 है। ऊपर में मास नंबर लिखी हुई है, मास नंबर मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या मिलाकर कितनी? तो 2। तो यहाँ प्रोटॉन इक्वल टू अगर 1 पुट कर दें, अगर यहाँ प्रोटॉन की जगह पर 1 पुट कर दे तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 1 हो जाएगी। उस तरह से नीचे में लिखा हुआ एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? तो 1 है। ऊपर में मास नंबर लिखा हुआ है, मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या कितनी है? तो ये 3 है। तो यहाँ प्रोटॉन की जगह पर 1 पुट कर दे तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 2 हो जाएगी। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। अब जरा देखिए, पूरे पीरियोडिक टेबल में एक प्रोटियम ही ऐसी स्पेसीज है, ऐसी एटम है, स्पेसीज मतलब यहाँ पर एटम, ऐसी स्पेसीज है जिसके न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रोटियम, नोट, इन पीरियोडिक टेबल आप आवर सरने में कह सकते हैं, प्रोटियम इज ओनली एटम विच हैव नो न्यूट्रॉन। सिर्फ एक प्रोटियम ही ऐसी स्पेसीज है जिसके न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं है। तो आइसोटोप, आइसो मतलब सेम, टोप मतलब यहां पर एटॉमिक नंबर से, तो आइसोटोप हिंदी में कहते हैं समस्थानिक। तो आइसोटोप क्या है? तो एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप। वैसे एटम जिसकी एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट होती है, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप्स। एग्जाम्पल्स आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, दैट इज अ प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। प्रोटियम मतलब 1H1, ड्यूटेरियम मतलब 1H2, ट्राइटियम मतलब 1H3। नेचर में जो भी हाइड्रोजन पाई जाती हैं मुख्य तौर पर वो हाइड्रोजन क्या है? तो प्रोटियम है, जिसको कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते, जिसे हम लोग कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते, ड्यूटेरियम को कैपिटल D से, ट्राइटियम को ऑब्वियसली कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्वियसली ये मेनली यही है, बहुत स्मॉल अमाउंट में ड्यूटेरियम पाया जाता है, और इन ट्रेसेस मतलब नाम मात्र का क्या है? तो ट्राइटियम है। ट्राइटियम रेडियो एक्टिव होती है। यदि इन सब में देखा जाए न्यूट्रॉन, तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 1 है, ड्यूटेरियम में 1 है, सॉरी न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटियम में 0 है, ड्यूटेरियम में 1, ट्राइटियम में 2 है। ध्यान दें, पीरियोडिक टेबल में सिर्फ प्रोटियम एक ऐसी स्पेसीज है जिसके न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, उसी तरह से और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे आइसोटोप्स ऑफ कार्बन।
आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के समस्थानिक, दैट इज 6012 एंड 6014। 6012 ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, मास नंबर 14। ऑब्वियसली ये स्टेबल आइसोटोप होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है। नेचर में 99.98% जो होती है वह 6C12 ही पाया जाता है। हर जगह कार्बन, हम लोग को बॉडी में क्या है, कार्बन, कार्बन हर जगह है। तो कार्बन हम लोग के बॉडी में कार्बन पाया जाता है, कौन सी, कि दोनों कार्बन है हम लोग के बॉडी में। जो कार्बन पाई जाती है वो दोनों है, कार्बन 12 भी और कार्बन 14। लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन, तो कार्बन 12। कार्बन 14 बहुत कम मात्रा में, ये रेडियो एक्टिव होता है। ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो है ना, हम लोग की बॉडी ऐसे डिसइंटीग्रेट कर जाएगी। तो कार्बन 14 बहुत कम, हम लोग की बॉडी के अंदर है कार्बन 14 लेकिन कम। यही कार्बन 14 के कारण एजेज निकाला जाता है कि कोई बॉडी अगर डेड कर गई तो कितना पहले डेड करी। कोई लकड़ी अगर कहीं पर मिलता है तो कितना साल पुराना लकड़ी है। इसी की मौजूदगी के कारण उस फोसिल्स के एजेज निकाली जाती है। तो कार्बन 14 के मौजूदगी के कारण जीवाश्मों की उम्र निकाली जाती है। कहते हड़प्पन सिविलाइजेशन इतना पुराना है, कैसे कैसे पता चल जाता है, ये कार्बन 14 से, कार्बन 14 डेटिंग से। मतलब ये यूज होती है फॉर कार्बन डेटिंग, ये यूज होती है किसके लिए, यूज एज कार्बन डेटिंग। मतलब इसी की मदद से फोसिल्स की, जीवाश्मों की उम्र निकाली जाती है। ये रेडियो एक्टिव होता है, आगे पढ़ेगी, इसका हाफ लाइफ 5770 ईयर्स होती है। तो कार्बन के आइसोटोप कार्बन 12, कार्बन 14, ये स्टेबल आइसोटोप है, ये रेडियो एक्टिव है। मेनली यही पाया जाता है, ये रेडियो एक्टिव है, ट्रेसेस में, फाउंड इन ट्रेसेस, फाउंड इन ट्रेसेस बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। उससे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के आइसोटोप्स दैट इज 17Cl35, 17Cl37। नेचर में जो क्लोरीन है वो दो रूपों में पाया जाता है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। दोनों की एटॉमिक नंबर सेम है, नीचे में एटॉमिक नंबर, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। तो 17Cl35, 17Cl37। ऑब्वियसली ये नेचर में मेनली 75% Cl35 पाई जाती है, 25% की है। क्लोरीन 35 लगभग 75%, क्लोरीन 37 लगभग 25%। ध्यान, इसमें आइसोटोपिक मास, इट इज एक है वर्ड आइसोटोपिक मास। ये आइसोटोपिक मास क्या होती है, आइसोटोपिक मास, ये आइसोटोपिक मास क्या होती है, तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। आइसोटोपिक मास क्या है, तो एवरेज, एवरेज मतलब औसत, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड आइसोटोपिक मास, इज कॉल्ड आइसोटोपिक मास। तो आइसोटोपिक मास क्या है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट। एक तत्व के जो अलग अलग आइसोटोप्स है उसके एवरेज एटॉमिक मास को क्या कहा जाता है, आइसोटोपिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड आइसोटोपिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड आइसोटोपिक मास। तो ऑब्वियसली आइसोटोपिक मास इज इक्वल टू क्या हो गई, तो एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स। तो अलग अलग तत्वों के जो एक तत्व के जो अलग अलग, एक तत्व के जो आइसोटोप्स हैं
उसके एवरेज एटॉमिक मास को क्या कहा जाता है? आइसोटोपिक मास कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप्स। क्लोरीन की 2 आइसोटोप है, Cl35 एंड Cl37, फाउंड इन नेचर इन 75% रेशियो। ये नेचर में 75% रेशियो पाया जाता है। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट Cl इज। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट क्लोरीन इज। क्लोरीन की एवरेज एटॉमिक मास कितनी हो? तो सोल्यूशन, क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप Cl35 एंड Cl37। क्लोरीन की 2 आइसोटोप है। क्लोरीन की 2 आइसोटोप होती है जो नेचर में पाई जाती है। कौन सी? तो एक Cl35 और एक Cl37। क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप Cl35 एंड Cl37। जैसा कि हम जानते हैं कि नेचर में क्लोरीन 2 फॉर्म में पाया जाता है, Cl35 और Cl37। इसकी परसेंटेज रेशियो 75%:25%। मतलब क्लोरीन की जो मात्रा है नेचर में वह 75% है, और क्लोरीन 37 की जो मात्रा है वो 25%। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नेचुरली अकरिंग क्लोरीन इज। क्लोरीन की एवरेज एटॉमिक मास निकालें। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन आपसे पूछी जा रही है। तो जो एवरेज कैसे निकालते हैं? जैसे कहते हैं ना कि एक घर में 3 बच्चे, एक घर में 3 बच्चे, 2 बच्चे की उम्र अगर 5 साल और एक बच्चे की उम्र अगर 6 साल, तो उस घर में एक बच्चे की औसत आयु क्या हो? कहीं करना क्या है, सारे बच्चे की उम्र को जोड़ दीजिए और बच्चों की संख्या से डिवाइड कर दिए। मतलब 2 बच्चा अगर 5 साल का तो 2 गुना 5 प्लस एक बच्चा 6 साल का तो 1 गुना 6 अपॉन बच्चों की संख्या, ये एवरेज होगी। ये ऐसे करिए कि एक घर में 3 आदमी, एक घर में 3 आदमी, 2 आदमी की आमदनी 500 रुपये और एक आदमी की आमदनी 1000 रुपये। एक घर में 3 आदमी हैं, एक आदमी की आमदनी है एक आदमी की आमदनी अगर 1000 रुपये पर डे है और 2 आदमी की आमदनी अगर 500 रुपये है, तो उस घर में एक आदमी की औसत आमदनी कितनी हुई? तो कहेंगे सबकी इनकम को जोड़ दीजिए। कैसे? तो 2 आदमी है तो 2 गुना 500 और एक आदमी 1000 कमाता तो 1 गुना 1000 बाई कुल आदमियों की संख्या, तो कितना हो गया? तो 2000/3। मतलब उस घर में एक आदमी की औसत आमदनी 666.63 होगी। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी है। नेचर में जो क्लोरीन पाया जाता है 2 फॉर्म में, नेचर में जो क्लोरीन पाया जाता है 2 फॉर्म में, एक Cl35 और एक Cl37। नेचर में क्लोरीन 2 फॉर्म में पाया जाता है, एक Cl35 एक Cl37। Cl35 की परसेंटेज मात्रा, मतलब कहीं से क्लोरीन उठाकर आप ले आइए, 100 परमाणु क्लोरीन का आप ले आइएगा ना, तो उसमें Cl35 का संख्या होगा 75 और Cl37 की संख्या होगी 25। तो इसकी एवरेज एटॉमिक मास नहीं निकाल सकते कि यस, अगर एक क्लोरीन Cl35 की होती तो उसके कारण एटॉमिक मास 35 होती। 2 क्लोरीन अगर Cl35 की होती तो उसके कारण 2 × 35 होती। 3 एटम अगर Cl35 की होती तो 3 × 35। अगर 75 है तो 75 × 35 प्लस, यदि एक क्लोरीन एटम Cl37 की होती तो सिंपल 37। 2 क्लोरीन अगर Cl37 की होती तो 2 × 37। 3 क्लोरीन अगर Cl37 की होती तो 3 × 37। तो यदि 25 Cl37 का है तो 25 × 37 अपॉन ये 75 + 25। तो सारे एटम की एटॉमिक मास को जोड़ दिए, है ना। ये 75% है, 25% है। तो एक का अगर 35 है तो 75 का इतना, एक का 37 है तो 25 का इतना, कुल एटमों की संख्या से डिवाइड कर दें। इसे अगर सॉल्व कर देंगे तो ये 35.5 आता है। तो क्लोरीन की एटॉमिक मास कितनी होती है? 35.5। और वैसे आप आगे देखेंगे कि हर जगह क्लोरीन की एटॉमिक मास कितनी ली जाती है? 35.5। तो किसी भी एलिमेंट की जो एटॉमिक मास ली जाती है
वो एवरेज ली जाती है, जो नेचर में उसकी एवेंडेंस होती है। ऑब्वियसली किसी भी एलिमेंट की जो एटॉमिक मास लिया जाता है एवरेज, जैसे हम लोग क्लोरीन की एटॉमिक मास ना तो 35 लेते हैं ना तो 37 लेते हैं, कितनी लेते हैं 35.5। क्यों? क्योंकि नेचर में जो क्लोरीन पाया जाता है वो सिर्फ ना तो 35 है ना सिर्फ Cl37 है, दोनों आता है। अगर हमारे बॉडी में क्लोरीन है तो दोनों तरह की क्लोरीन है, Cl35 और Cl37। तो जब हमें क्लोरीन की एटॉमिक मास लेने की जरूरत पड़ेगी तो कितनी लेंगे, तो उसका एवरेज लेंगे, मतलब 35.5। तो एटॉमिक मास आप जहां कहीं भी देखते हैं फ्रैक्शन में, वो क्यों होती है? क्योंकि एक एलिमेंट का अलग अलग आइसोटोप्स है और उस आइसोटोप्स की एवरेज एटॉमिक मास निकाली जाती है, जो आता है उसी को अपन एटॉमिक मास लेते हैं। उसी तरह से यहाँ पर आई बेसिक PMT 2008 में पूछा था, ये IIT JEE मतलब एडवांस में 2009 में पूछा है। करेक्ट, गिवन दैट एबंडेंसेस मतलब अकरेंस इन नेचर। करेक्ट, गिवन दैट द एबंडेंसेस, एबंडेंस मतलब अकरेंस इन नेचर, प्रकृति में पाया जाना को क्या कहते हैं, एबंडेंसेस। करेक्ट, गिवन दैट द एबंडेंसेस ऑफ आइसोटोप्स Fe54, Fe56 and Fe57 are 5%, 90% and 5% respectively. The average atomic mass of Fe is, करेक्ट, नेचर में जो आयरन पाया जाता है, नेचर में जो आयरन पाया जा रहा है कौन सा, तो Fe54, Fe56 और Fe57, इसकी जो परसेंटेज है Fe54 5% है, Fe56 90% है और Fe57 5% है। करेक्ट, इसकी एवरेज एटॉमिक मास क्या होगी, इसकी एवरेज एटॉमिक मास क्या होगी, तो ऑब्वियसली यहां पर आयरन है, यहां पर आयरन है, आयरन 3 फॉर्म में पाया जा रहा है, आयरन 3 फॉर्म में पाया जा रहा है, कौन सी, तो आयरन 3 फॉर्म में कहा जा रहा है कौन सा, तो Fe54, Fe56 एंड Fe57। करे कि जो Fe54 है उसकी परसेंटेज कितनी है, तो 5% है। Fe56 इसकी परसेंटेज कितनी है, तो 90% है। और Fe57 इसकी परसेंटेज कितनी है, तो 5% है। तो पूछा जा रहा है एवरेज एटॉमिक मास या सिंपल एटॉमिक मास, एवरेज भी निकल सिंपल एटॉमिक मास ऑफ Fe। तो यहां पर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Fe, यहां पर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Fe आपसे पूछा जाए तो कितनी होगी, तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Fe कितनी होगी, तो सारे एटम, अभी जैसे मैंने आपको बताया एवरेज निकालने का तरीका, अगर एटम की एटॉमिक मास का एवरेज निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो सारे एटम के एटॉमिक मास को जोड़ दीजिए और एटमों की संख्या से डिवाइड कर दीजिए। तो ऑब्वियसली अगर एक आयरन अगर कहीं पर से, अगर देखिए हुआ क्या, Fe नेचर में जो पाया जा रहा वो इस फॉर्म में Fe54, Fe56 और Fe57। Fe54 की परसेंटेज है 5%, Fe56 की 90% और Fe57 का 5%। मतलब कहीं से 100 एटम, कहीं से 100 एटम यदि आयरन का उठाकर ले आएंगे तो 5 ये वाला होगा, 90 ये वाला होगा और 5 ये वाला होगा। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, तो सारे एटमों के एटॉमिक मास को जोड़ के एटमों की संख्या से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर एक एटम Fe54 की होती तो उसके कारण एटॉमिक मास 54 होती, 2 एटम अगर Fe54 की होती तो उसके कारण 2 × 54 होता। तो अगर 5% अगर ये है तो ये 5 × 54 हो गई। उसी तरह से अगर एक एटम Fe56 की होती तो सिंपल 56, अगर 2 होता तो 2 × 56, अगर 90 है तो 90 × 56। उसी तरह से अगर एक एटम Fe57 का होता तो सिंपल 57, 2 एटम Fe57 का होता तो 57, लेकिन अगर 5 है तो 5 × 57 अपॉन टोटल एटम की संख्या कितनी, तो 5 + 90 + 5। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाता है शायद 55.95 आ जाता है, यह आ जाता है 55.95। मतलब कौन सी ऑप्शन सही होगी, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो वन मोर एग्जाम्पल, द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट बाय मास इन अ हेल्दी ह्यूमन एडल्ट आर ऑक्सीजन 61.4%, कार्बन 22.9%, हाइड्रोजन मतलब 1H1 10%, नाइट्रोजन 2.6%. The weight which a person of 75 kg would gain if all 1H1 atoms are replaced by 1H2. करेक्ट, स्वस्थ मनुष्य के अंदर ऑक्सीजन इतना है, कार्बन इतना, हाइड्रोजन इतना है, नाइट्रोजन इतना है। करेक्ट कि एक आदमी जिसकी मास 75 किलोग्राम है, एक आदमी जिसकी जो वेट है, जिसका जो भार है, जिसकी मास
75 किलोग्राम है, वुड गेन, करे उसके मास में कितना गेन हो आएगा इफ ऑल 1H1 एटम्स आर रिप्लेस बाय 1H2, अगर सारे 1H1 एटम को रिप्लेस करके 1H2 कर दें। इस एडल्ट के अंदर जितना भी हाइड्रोजन जिसकी एटॉमिक मास 1 है उसको निकाल दें। जैसे हम लोग के बॉडी के अंदर मान लेते कि हमारी बॉडी 75 किलोग्राम की, इसे 1H1 चिपका हुआ है, नहीं चिपका हुआ। तो अब आप पूछेंगे जी कितना 1H1, कितना किलोग्राम 1H1 चिपका हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए यहां पर सोल्यूशन में कि मास ऑफ 1H1 मतलब हाइड्रोजन इन एडल्ट, कितना मास, हाइड्रोजन की मास कितनी है एडल्ट के अंदर, तो 10% मतलब 100 में 10, तो 75 किलोग्राम का अगर एडल्ट है तो कितनी हाइड्रोजन है, तो 75 का 10% मतलब 7.5 किलोग्राम हाइड्रोजन 1H1। अब जरा देखिए, जैसे हमारे बॉडी के अंदर 1H1 एटम भरा हुआ है, उसकी मात्रा कितनी है, तो इतनी किलोग्राम। यदि हमारी बॉडी का वेट, यदि मेरी बॉडी का वेट अगर 75 किलोग्राम है, यदि मेरी बॉडी का वेट अगर 75 किलोग्राम है, यदि मेरी बॉडी का वेट अगर 75 किलोग्राम है, तो उसके अंदर हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होगी, तो 10% मतलब इतना। अब इसमें से 1H1 को निकाल के बाहर फेंक दें, मान लीजिए कि इससे 1H1 को निकाल के बाहर कर दे, और 1H1 को निकाले उसके जबर 1H2 कर दे, 1H1 को निकाल के 1H2 कर दे, मतलब कौन से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, तो वह हाइड्रोजन जिसकी एटॉमिक मास 1 है, और लाकर पुट कौन सा कर रहे हैं, तो वह हाइड्रोजन जिसकी मास 2 है, मतलब दुगना हो जाएगा। जो पहले अब मास ऑफ 1H1 इतना था, मास ऑफ हाइड्रोजन इन एडल्ट इतना था, मास ऑफ हाइड्रोजन इन एडल्ट इतना था, अब मास ऑफ हाइड्रोजन इन एडल्ट व्हेन it replaced by 1H2 would be what? तो बेसी पहले 1 AMU वाला हाइड्रोजन था, उसके जगह पर 2 AMU वाला कर देगा तो क्या होगा, तो हाइड्रोजन की संख्या तो उतना ही है, हाइड्रोजन की संख्या इतना ही, लेकिन उसको हटा के अगर 1H2 का कर दिए तो मास सीधे दुगना हो जाएगा, 2 इंटू 7.5 किलोग्राम मतलब 50 किलोग्राम। तो एक्स्ट्रा कितना हो गया, तो गेन कितना हो गया, गेन इन मास में ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी जा रही है, सिर्फ हाइड्रोजन के कारण, सिर्फ हाइड्रोजन की छेड़छाड़ करी जा रही है। तो पहले हाइड्रोजन की मास से एडल्ट के अंदर इतना, लेकिन 1H1 को हटाकर 1H2 कर दीजिएगा, संख्या तो उतना ही हाइड्रोजन की, पहले भी उतना ही संख्या थी, अभी उतना ही है, लेकिन अब हाइड्रोजन बदल गया, जो पहले 1 किलो का मतलब 1 AMU का था, अब 2 AMU वाला हो गया है। मतलब पहले अगर 1 AMU वाला हाइड्रोजन रहता तो इतना किलोग्राम, लेकिन उसको निकाल के आपने क्या किया, तो 2 AMU वाला डाल दिया है, तो अब हाइड्रोजन की मात्रा इतनी हो जाएगी। तो गेन कितनी हो जाएगी, गेन इन मास, तो बेसी पहले था 7.5, अब हो गया 15 किलोग्राम, तो गेन मतलब बढ़ कितना गया, तो 15 माइनस 7.5, पहले था 15, पहले था 7.5, अब हो गया 15, तो वृद्धि कितनी हुई, गेन कितनी की हो गई, तो 7.5 किलोग्राम। मतलब यहाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो जाएगी, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ आसो बार, तो व्हाट इज आसो बार, आसो मतलब हो गया सेक, और बार मतलब यहां पर मास। तो व्हाट इज आसो बार, आसो बार क्या है, तो एटम्स हैविंग सेम मास नंबर, वैसे परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या सेम, हैविंग सेम मास नंबर but different
एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोबार। तो वैसे एटम्स जिसकी मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो उसे क्या कहा जाता है? आइसोबार। तो एटम्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोबार। वैसे एटम जिसकी मास नंबर सेम मतलब जिसकी द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, दैट इज कॉल्ड आइसोबार। तो एटम्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोबार। मतलब वैसे परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो उसे हम समभारी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? समभारी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कह देगी 6C14 एंड 7N14 और बेसिक मास नंबर तो सेम है 14 लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है? तो डिफरेंट है, जिससे आप क्या कहेंगे? तो आइसोबार। और भी ले सकते हैं 18 आर्गन 40 एंड 20 कैल्शियम 40। ऑब्वियसली यहाँ पर मास नंबर तो सेम है 40 लेकिन यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या है? तो डिफरेंट है, जिससे आप क्या कहेंगे? तो आइसोबार। नो आइसोटोन्स। व्हाट इज आइसोटोन्स? आइसोटोन्स क्या है? तो आइसो मतलब सेम, आइसोटोन्स। व्हाट इज आइसोटोन्स? तो आइसो मतलब सेम और टोन्स मतलब न्यूट्रॉन्स, टोन्स मतलब न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटोन्स क्या है? तो वैसे एटम्स having same number of neutrons, having same number of neutrons is called आइसोटोन्स। तो वैसे एटम जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है, बराबर होती है, दैट इज कॉल्ड आइसोटोन्स। तो एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड आइसोटोन्स। वैसे एटम जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, दैट इज कॉल्ड आइसोटोन्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1H3 एंड 2He4। अब देखिए जी नीचे में लिखी हुई है एटॉमिक नंबर, नीचे में लिखी होती है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब क्या? तो प्रोटॉन की संख्या। तो एटॉमिक नंबर 1 है मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? तो 1 है। मास नंबर 3 है मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलाकर के कितना हो गया? तो 3। तो ऑब्वियसली यहां प्रोटॉन की जगह पर 1 पुट कर देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी? तो 2। उसी तरह से यहां पर नीचे में लिखी होती है एटॉमिक नंबर और ऊपर में लिखी होती है मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर 2 है मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या 2। मास नंबर 4 है, इसका मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या कितनी? तो ये 4। तो यहां पर प्रोटॉन की जगह पर 2 पुट कर देंगे। यदि यहां प्रोटॉन की जगह पर 2 पुट कर देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 2। तो इन दोनों में क्या है? तो न्यूट्रॉन की संख्या सेम है। तो वैसे एटम जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होती है, दैट इज कॉल्ड आइसोटोन्स। एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। वैसे एटम जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होती है, दैट इज कॉल्ड आइसोटोन्स। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो कुछ एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कर द ट्राइड ऑफ न्यूक्लियाई। ट्राइड मतलब ग्रुप ऑफ 3, ट्राई मतलब 3, तो ट्राइड मतलब ग्रुप ऑफ 3। तो द ट्राइड ऑफ न्यूक्लियाई दैट इज आइसोटोनिक इज। कह 3-3 का ग्रुप दिया गया है। कह बताइए इन 3-3 के ग्रुप में कौन सी आइसोटोनिक मतलब आइसोटोन्स। तो नीचे में लिखी है एटॉमिक नंबर, ऊपर है मास नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट एट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मास नंबर मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो मास नंबर में से अगर एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दें, मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन में से प्रोटॉन की संख्या अगर निकाल दें तो न्यूट्रॉन की संख्या निकाल दें। तो मास नंबर में अगर एटॉमिक नंबर को निकाल लें, मास नंबर से अगर एटॉमिक नंबर को निकालें मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को निकाल दे तो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी। मतलब 14 में से अगर 6 को निकाल दें तो मतलब सिंपल क्योंकि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर निकाल देने से क्या होगा? तो न्यूट्रॉन। तो 14 में से 6 को घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ 8 हो गई।
मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को निकालेंगे तो 15 में से 7, 15 में से 7 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या 8। यहाँ पर मास नंबर में से एटॉमिक नंबर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या, तो 17 में से 9 को निकालेंगे 8। तो इस सब में क्या आती है, न्यूट्रॉनों की संख्या सेम है, तो ये आइसोटोन्स हो गया। अब उसी तरह से यहाँ भी अगर निकालना चाहते हैं तो बेसिक मास नंबर में से एटॉमिक नंबर निकालेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या 6। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दे तो ये न्यूट्रॉन की संख्या 8। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को निकाल देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या 10। उस तरह से यहाँ पर देखिए, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को निकाल देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या 6। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को निकाल दे तो न्यूट्रॉन की संख्या 7। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को निकाल दे तो न्यूट्रॉन की संख्या 8। उस तरह से मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को निकाल दे तो 14, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या 8। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को निकाल दे तो न्यूट्रॉन की संख्या 7। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर अगर निकाल दें तो बेसिक न्यूट्रॉन की संख्या 10। तो इसमें सेम न्यूट्रॉन नहीं है, सेम न्यूट्रॉन नहीं है, तो न्यूट्रॉन की संख्या सेम किस में है, तो ए में। तो ये इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्टर और आइसोडाफर कर देंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। और बेसिक असाइनमेंट्स के लिए आप ऐप में जाइए, ऐप में असाइनमेंट्स का दिया हुआ है, आप उसको करिए। DPP1, DPP2 थ्योरी भी इसे दिया हुआ है उसके अंदर, है ना। स्टडी मटेरियल में जाइएगा, उसमें ऐप के अंदर तो थ्योरी भी है, लेकिन अभी धीरे धीरे अपलोड होगा। जैसे जैसे आपकी थ्योरी निकलती जाएंगी वैसे वैसे अपलोड होता जाएगा, ठीक है। ओके, बाय।